प्रिय विद्यार्थियों, आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के उप विषय राजनीति विज्ञान के द्वितीय अध्याय संविधान निर्माण के द्वितीय भाग का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आपको आज बहुत आनंद आने वाला है। हमने इसके प्रथम भाग में आपको जितना सिखाया था उससे आगे हम लोग आज चलते हैं। तो इसके प्रथम भाग में हमने क्या क्या सीखा था हम लोग देख लेते हैं। लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप को हमने जाना था कि लोकतंत्र का संवैधानिक स्वरूप क्या होता है। लोकतंत्र है तो संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इस पर भी हमने चर्चा की थी कि जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ संविधान अवश्य होगा, क्योंकि मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं नागरिकों को। संविधान निर्माण की विधि को भी हमने संक्षिप्त रूप से जाना था, लेकिन आज हम विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान था बना, उसको कैसे बनाया गया उसके विषय में अध्ययन हमने किया था। दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या समानताएं थीं और क्या असमानताएं थीं, विभिन्न बिंदुओं पर आपको हमने बताया था। तो अब हम आज के जो शिक्षण बिंदु हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। हमारा आज का जो शिक्षण है वो इन बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान कैसे बना, इसकी भी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और संविधान सभा क्या होती है, इस पर भी हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज के हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वह क्या हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसको हम समझ सकेंगे। भारतीय संविधान कैसे बना, इसका हम गहन अध्ययन कर सकेंगे। और संविधान सभा के महत्व एवं उसके कार्यों को हम पूरी तरीके से समझ सकेंगे। पहला प्रश्न है कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है। बच्चों, दुनिया के सभी देशों में शासन विभिन्न प्रणालियों से चलता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हो, लेकिन प्रणाली कुछ भी हो, परंतु शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, शासन के कार्यों को संचालन करने के लिए हमें कुछ मूलभूत कानून और नियमों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे बुनियादी कार्य हैं, ऐसे बुनियादी तत्व हैं जिनके लिए हमें कानून की आवश्यकता होती है। तो उस कानून की जो प्रतिपूर्ति करता है वो कौन करता है? संविधान करता है। अगर संविधान नहीं होगा तो इन कार्यों की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती। आइए इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को ले लेते हैं जहां पर संविधान निर्माण हुआ। तो उस उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे संविधान बनाया जाता है। बच्चों, जब दक्षिण अफ्रीका का नवीन संविधान बना तो वह इतना आसान कार्य नहीं था। क्यों? जैसा कि पिछले भाग में बताया था कि दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों ही जगह जो अंग्रेज लोग हैं इन्होंने शासन चलाया, हमें गुलाम बनाया, लेकिन दोनों की स्थितियों में अंतर है। यहाँ 1947 में अंग्रेज जब यहाँ से गए तो वो चले गए, यहाँ रहे नहीं, लेकिन अफ्रीका में बच्चों ऐसा नहीं हुआ। अफ्रीका में ये वहाँ के निवासी बन गए। तो अब समस्या क्या आने वाली थी अफ्रीका में कि जिन्होंने दमन किया, अर्थात जो श्वेत लोग थे, अंग्रेज लोग, और जिन्होंने दमन सहा, जिन्होंने अत्याचार सहे, अर्थात अश्वेत लोग और रंगीन चमड़ी वाले जिनको ये कहते थे वो लोग, ये सब एक साथ रहने के लिए तैयार थे कि नहीं, हमने दमन किया है तो भी हम यहीं रहेंगे और हमने दमन सहा है तो भी हम यहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थितियां वहां की बनी कि जो दो विरोधी ध्रुव थे, आपस के दुश्मन थे, उन्होंने एक साथ रहना स्वीकार किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन कार्य है कि जो दो दुश्मन ध्रुव हैं उन्हें एक साथ रखा जाए। तो अब कैसे रखा जा सकता था इनको? आपस में तो भय की स्थिति थी, आपस में भय बना हुआ था, एक दूसरे से डरे सहमे थे, क्योंकि अन्याय किए बैठे थे अंग्रेज अश्वेतों के साथ। तो जो बहुसंख्यक अश्वेत थे, अश्वेत मतलब जो गोरे नहीं थे, वो बहुसंख्यक थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। उनको इस बात का भय था कि लोकतंत्र में जो बहुमत के शासन रूपी मौलिक सिद्धांत है, लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो है बहुमत का शासन। यहाँ जो बहुमत में होता है वह शासन करता है। तो इनका मानना था कि ऐसा न हो कि लोकतंत्र का जो मौलिक सिद्धांत है, बहुमत का शासन, उसका अल्पीकरण हो जाए, अर्थात उसे दबा दिया जाए। इनको तो इस बात का खतरा था।
और जो अल्पसंख्यक गोरे थे, जिनकी संख्या कम थी, उनको खतरा था कि कहीं हमारी संपत्ति हमसे न छीन ली जाए। अब सरकार में आ रहे हैं ये अश्वेत लोग, ऐसा ना हो कि हमारी संपत्ति ले लें, हमें कोई किसी प्रकार का अधिकार न मिले, इनको इस बात का खतरा था। तो इस प्रकार के भय के वातावरण में दोनों ही समूह थे और संविधान बनने की प्रक्रिया भी गतिमान थी। लंबी बहस हुई दोनों पक्षों में, आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई, लेकिन अंत में सहमत बनी। अब सहमत किन मुद्दों पर बनी उनको देख लेते हैं। जो गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग, उन्होंने क्या किया कि बहुमत के शासन को स्वीकार किया, अर्थात जो बहुमत का शासन था उसे स्वीकार किया, और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को भी इन्होंने माना। चूंकि लोकतंत्र में एक वोट एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 10 वोट डाल दे, ऐसा नहीं होता, तो इसको भी इन्होंने स्वीकार किया। गरीब एवं मजदूर वर्ग के जो बुनियादी अधिकार थे उनको भी इन्होंने स्वीकार किया। अश्वेत जो थे, अश्वेत लोगों ने क्या किया, इन्होंने माना कि सभी फैसले बहुमत के आधार पर नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है बच्चों, जो बहुमत में होता है आवश्यक नहीं है कि वो सभी सही फैसले करे, गलत फैसले भी होते हैं। तो इन्होंने इस बात को माना कि बहुमत जो कहेगा वो सर्वथा सत्य है, ऐसा नहीं होगा, अर्थात हम नियम के और कानून के अनुसार चलेंगे, ये बात इन्होंने मानी। आगे, बहुमत के द्वारा ये लोग गोरों की संपत्ति पर कब्जा भी नहीं करेंगे, ऐसा भी इन्होंने माना। तो एक दूसरे ने एक दूसरे को वादा किया। अब एक नई समस्या थी कि यह समझौता मानना और लागू करना अत्यंत कठिन कार्य था। क्यों भाई, आप मौखिक रूप से किसी से कुछ कह दें और बाद में आप उस वादे से मुकर जाएं, तो आपके पास कोई प्रमाण तो है नहीं, आप कह देंगे कि नहीं हमने ऐसा कहा ही नहीं, तो इसे लागू करना बहुत कठिन कार्य था। तो क्या हुआ, अच्छा एक दूसरे पे चूंकि भरोसा था नहीं, तो इसके लिए फिर यह हुआ कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे भविष्य में एक दूसरे से हम लोग अपनी बातों से पीछे ना हट सके। तो क्या हुआ, उसका एक तोड़ ये निकाला गया कि चलिए हम अपने इस कानून को, जो ये शर्तें हैं, हमारे जो नियम हैं, जो हमारे आपके बीच में समझौता हुआ है, इनको हम लिपिबद्ध कर लें। लिपिबद्ध मतलब लिखित लें, लिखित रूप से लिख लें। तो लिखी हुई चीज़ तो कहीं नष्ट होगी नहीं बच्चों, वो तो एक लिखी हुई चीज़ सदैव रहेगी। तो यही इन्होंने किया। अंत में निर्णय लिया कि लाइए इन बातों को लिपिबद्ध कर लिया जाए, जिसको मानना दोनों पक्षों की बाध्यता होगी, और यही हुआ। अब संविधान में जो निहित आवश्यक शर्तें, जो ये इन्होंने लिखित रूप में लिपिबद्ध किया, यही तो संविधान था। अब इसमें क्या आवश्यक शर्तें थीं, हम लोग उनको जान लेते हैं। भविष्य में होने वाले चुनावों हेतु दिशा निर्देश थे कि कैसे भविष्य में चुनाव होंगे, उनके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई थी। सरकार द्वारा किए जाने वाले जो कार्य थे, उनके विषय निर्धारित किए गए कि इन अमुक कार्यों को सरकार करेगी। नागरिकों के लिए कर्तव्य और अधिकार निश्चित कर दिए गए, अर्थात जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, इस प्रकार के जो अधिकार हैं, ये सब नागरिकों को प्रदान किए गए। लेकिन कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए बच्चों। हमारे अगर अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं देश के प्रति, तो उनकी भी इसमें व्याख्या की गई कि नहीं, हम देश के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं। जब कर्तव्य होंगे तो अधिकार हमें स्वतः मिल जाते हैं। खाली यही नहीं है कि हमारे अधिकार ही हैं और हमें देश के लिए कुछ नहीं करना है, तो उनका निर्धारण किया गया। समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकने की व्यवस्था भी की गई, अर्थात यह संविधान जो बना, ये 20 वर्ष बाद इसकी स्थिति क्या होगी, उस समय के हालात कैसे होंगे, तो यह व्यवस्था भी इसमें की गई कि यदि उस समय हमें आवश्यकता पड़े तो हम अपने संविधान में परिवर्तन और संशोधन कर सकें। बच्चों, एक उदाहरण आपको हम देते हैं। आप 10 वर्ष के थे और आपके लिए कोई कपड़े, कोई वस्त्र सिले गए, पहनाए गए, तो क्या 20 वर्ष की उम्र में आप वही कपड़े पहन सकते हैं? नहीं ना। तो वही चीज़ है कि जो संविधान हमारा 50 वर्ष पहले बना, वो आवश्यक नहीं है कि 50 वर्ष आगे चल के वो पूरी तरह सही बैठे, फिट बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए उसमें संशोधन का एक रास्ता अपनाया जाता है, जिससे कि वह पूरी तरह मृतप्राय न हो, खराब न हो। अगर उसमें परिवर्तन हो जाएगा तो फिर से वो आगे चल देगा और उसमें हम संशोधन कर लेते हैं। तो ये व्यवस्था की गई। जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक व्यवस्था भी की गई।
कि जनता के जो अधिकार है उनकी रक्षा कौन करेगा? अगर उनके साथ अन्याय हो तो कहाँ जाएंगे? न्यायालय जाएंगे। तो उसकी व्यवस्था का प्राविधान भी संविधान में किया गया। अब बच्चों, इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है आपसे, आपको उत्तर देना है उसका। अभी हमने आपसे चर्चा की है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण में इनमें से कौन सा टकराव ऐसा था जो महत्वपूर्ण था? जी हाँ, पहला, दक्षिण अफ्रीका एवं पड़ोसी देशों के मध्य, स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य, अल्पसंख्यक गोरों और बहुसंख्यक अश्वेतों के मध्य। बिल्कुल सही, आप भी यही समझ रहे होंगे। अभी आपने सीखा है कि यह जो टकराव था दक्षिण अफ्रीका में, ये दो जो ध्रुव थे वो कौन से ध्रुव थे? ये थे एक अल्पसंख्यक गोरे और दूसरा बहुसंख्यक अश्वेत। तो ये इसका उत्तर है। अब हम चर्चा कर लेते हैं संविधान के विषय में कुछ विशेष बातों पर। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके द्वारा नागरिकों एवं सरकार के मध्य संबंध निर्धारित होते हैं। संविधान के द्वारा देश के लोगों के मध्य आपसी जो भाईचारा है वह विकसित होता है। सरकार गठन किस प्रकार होगा, इसकी रूपरेखा संविधान में निहित होती है कि कैसे सरकार बनाई जाएगी। संविधान ही सरकार एवं नागरिकों की सीमाएं भी तय करती है। जब संविधान होगा तो ही जो नागरिक और सरकार, इनकी सीमाएं तय की जा सकती हैं। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हों ऐसा अनिवार्य नहीं। हमने भाग पहले में भी बताया था कि दुनिया के सभी देशों में संविधान है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ लोकतंत्र है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ संविधान अनिवार्य होगा। क्यों? इसके विषय में भी बताया था, क्योंकि हमें जो लोकतंत्र में मूलाधिकार प्राप्त होते हैं उनकी रक्षा संविधान ही करता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। बच्चों, बहुत आपको आनंद आएगा जानकर कि जो हमारे देश का संविधान है वह कैसे बना। तो आइए मन लगा के इसको समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान बनाना एवं लागू करना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि यहाँ की जो विविधता है, मतलब हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न सभ्यताओं के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो एक तो ये समस्या थी कि विविधता बहुत है, और दूसरा क्या था? विशालता। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, तो ऐसे में संविधान बनाना और उसे लागू करना बड़ा कठिन काम था। भारतीय अब गुलामों की हैसियत से स्वतंत्र होकर नागरिक होने जा रहे थे। अब दोनों में अंतर क्या है, गुलाम और नागरिक में? बच्चों, जब कोई व्यक्ति गुलाम होता है तो उसका जीवन पशुवत होता है, उसके कोई अधिकार नहीं होते, और जब वह नागरिक बनता है तो उसे मूलाधिकार प्राप्त होते हैं, उसके मौलिक अधिकार होते हैं, समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो अब भारतीय नागरिक बनने जा रहे थे। बच्चों, जब देश का धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो हमने बहुत कुछ खोया, जान माल का भारी नुकसान हमें हुआ। जब हमने हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के रूप में देखा, विभाजन की इस हिंसा में लगभग 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। अंग्रेजों ने हमें देसी रियासतों के रूप में एक नई समस्या दे दी थी। अंग्रेज तो पहले से ही चाहते थे कि फूट डालो और राज्य करो। पहले तो उन्होंने हमें हिंदू मुस्लिम में अलग किया, फिर उन्होंने सिख और ईसाइयों के आधार पर अलग किया, हमारे जो दलित भाई वर्ग हैं उनसे हमें अलग किया, तो विभिन्न वर्ग बना दिए थे। अंत में जाते जाते उन्होंने देसी रियासतों का भी एक समस्या हमें दे दी। अब ये देसी रियासतें क्या थीं? बच्चों, ये रजवाड़े थे, बड़े बड़े रजवाड़े। जैसे आप समझ सकते हैं कि इनको शामिल करना बड़ा कठिन काम था। इन्होंने एक चुनाव दिया था अंग्रेजों ने कि ये देसी रियासतें चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहें तो पाकिस्तान में हो जाएं, और चाहें तो स्वतंत्र रहें। अब यह इतनी बड़ी समस्या थी कि एक तरफ देश स्वतंत्र भी हो रहा है और उसके बाद ये जो रियासतें हैं ये बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में इनकी अपनी सरकार होगी। तो ये बड़ी समस्या, किस तरह मुश्किल समस्या को निदान किया अभी हम आगे बताएंगे आपको कि इसका भारत में विलय बड़ा कठिन कार्य था इन देसी रियासतों का। ये महान व्यक्तित्व जिनका चित्र आप देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल हैं, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे। इस महान शख्सियत की ही ये इतनी हिम्मत हुई कि इन्होंने इन देसी रियासतों को भारत संघ में किसी को बड़े आसानी से और किसी को बलपूर्वक शामिल कराया। बलपूर्वक किसको कराया? कश्मीर की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और हैदराबाद की रियासत, इन तीनों को बड़ी कठिनाई के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत में शामिल कराया।
बच्चों, जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान की और भविष्य की दोनों की चिंता थी, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो वर्तमान में हमारे लिए उपयोगी है यह आवश्यक नहीं है कि 50 वर्ष आगे भी उपयोगी हो। बच्चों, संविधान निर्माण का मार्ग, अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु लोकतंत्र जैसे अधिकांश मौलिक बातों पर आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही आम सहमति बन चुकी थी। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीयों की चेतना को पुनः जागृत करना एवं राजनीतिक स्वरूप को बदलना भी हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कुछ आपसी मतभेद ऐसे थे जो आज तक अनसुलझे हैं, जैसा अभी हमने बताया, हिंदू मुस्लिम एकता आदि तमाम ऐसे वर्ग बन गए कि जिनकी समस्या देश आज भी झेल रहा है। लेकिन बुनियादी विचारों पर हमने जो अपनी राय थी वो आज़ादी से पहले ही बना ली थी। कौन से बुनियादी विचार थे, आइए चर्चा कर लेते हैं। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और उनके 8 अन्य साथियों ने मिलकर एक संविधान बनाया था। जी हाँ, जिसे 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब कराची अधिवेशन हुआ, प्रतिवर्ष होता था, तो कराची में होने वाला जो अधिवेशन था उसमें भावी संविधान की रूपरेखा संबंधी प्रस्ताव संविधान निर्माण हेतु किया गया। और ये दोनों कार्य 1928 का संविधान निर्माण और यह कराची अधिवेशन में जो प्रस्ताव हुआ, ये दोनों मील के पत्थर साबित हुए। किसमें? हमारे संविधान निर्माण के समय। इन दोनों दस्तावेजों में भावी संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इस सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है? सभी को मिलने वाला। किसको? सभी को जो वयस्क हो चुके हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, उन सबको मताधिकार प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी प्राप्त हुआ तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों संबंधी जो मूलभूत विचार थे वो इसमें दोनों दस्तावेजों में शामिल किए गए थे। 1928 के संविधान में और कराची अधिवेशन जो हुआ उसमें जो प्रस्ताव रखा गया, इन दोनों में ये शामिल थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो राजनीतिक व्यवस्थाओं से हमने सीखा वह सब अनुभव भी हमारे काम आया। 1937 में जब प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव हुए तो उस चुनाव में जो सरकारें बनी उनमें जो हमारे भारतीय राजनेता थे उन्होंने उसमें जो शामिल हुए और कार्य सीखा, जो अनुभव प्राप्त किया, यह सब भी हमारे संविधान बनाने के समय हमारे काम आया। भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को यथावत रूप में ले लिया गया, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935। बच्चों, बहुत सारे अधिनियम बने। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, उसी तरीके से 1935 का भारत शासन अधिनियम बना था। आपको जान करके ये ताज्जुब होगा कि आज का जो हमारा संविधान है उसमें लगभग 80% बातों को हमने यथावत रूप में इसी भारत शासन अधिनियम से ले लिया था। अब आप यह पूछेंगे कि अगर पूरा इसी से ले लिया तो हमने और कहाँ से क्या पाया? बच्चों, हमारे जो राजनेता थे, संविधान निर्माता थे, वह खुले मस्तिष्क के लोग थे। उन्होंने अच्छे विचारों और अनुभवों को लेने में कोई परहेज नहीं किया। दुनिया के जितने भी सर्वोत्तम संविधान थे, इन लोगों ने भ्रमण किया, अध्ययन किया और जहाँ से जिस संविधान से जो चीज़ अच्छी पाई उसको इन्होंने ग्रहण किया और अपने संविधान में शामिल किया। हम लोग आप चर्चा करते हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन विचारों को फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किया। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के ये जो उपहार हैं ये पूरा विश्व प्रयोग कर रहा है। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ले ली। आज जो हमारे देश में जो संसद है वो प्रमुख है, हमारी कानून निर्माण करती है, ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था संसदीय प्रणाली को। अमेरिका से हमने न्यायिक व्यवस्था ली और हमने अधिकारों की सूची, ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था को लिया और आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया। वर्तमान जो रूस है, जिसे सोवियत संघ कहते थे, इससे हमने मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया। भारतीय संविधान के भाग 4 का में जो मौलिक कर्तव्यों का समावेश है ये हमने रूस से ही ग्रहण किया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची ली। बच्चों,
समवर्ती सूची। अब आपके मन में होगा कि समवर्ती सूची क्या होती है। हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, जिनमें विषय अलग अलग बांटे गए हैं, जिसमें संघ सूची है केंद्र की, राज्य सूची है राज्यों की, और कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो संघ सूची और राज्य सूची दोनों के हैं, उन्हें हमने समवर्ती सूची में नाम दिया। तो यह वह समवर्ती सूची कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन प्रणाली ली। पिछले भाग में बताया था कि अनुच्छेद 368 के तहत हमारे देश के संविधान में संशोधन किया जाता है। तो यह हमने कहाँ से लिया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकालीन शक्तियाँ ली थीं। बच्चों, हमारे देश के जो सर्वोच्च हैं, प्रमुख हैं, प्रथम व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय, उनको कुछ आपातकाल जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं लगाने की, उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त हैं। वो कहाँ से ली गई? जर्मनी के वाइमर संविधान से। अब हम चर्चा करते हैं संविधान सभा पर। बच्चों, देश के संविधान को निर्मित करने हेतु बनाई गई कुछ व्यक्तियों की एक सभा, जिसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को रखी गई थी। अब जब सभा हुई तो इसमें किसी ने अध्यक्षता भी की होगी। तो प्रथम अध्यक्ष अस्थायी रूप से कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लिया गया। वो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और आपको बता दें कि यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। तो आगे चलते हैं। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के बाद जो हमारी संविधान सभा थी वो भी विभाजित हो गई। क्यों? जैसे ही विभाजन हुआ तो कुछ जो संविधान सभा थी वो बट गई पाकिस्तान में और कुछ हिंदुस्तान में। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में जो सदस्य संख्या 389 थी वो अब घट करके 299 रह गई। इस सभा ने, किसने? जो रह गई उन्होंने, इस सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसके कार्य को बना करके, निर्माण करके पूरा कर लिया। लेकिन लागू कब किया? 26 जनवरी 1950। आपको ये दोनों तिथियां ध्यान रखनी है बच्चों। यहाँ भी देखो 26 है लेकिन नवंबर है और 1949 है। यहाँ पर 26 जनवरी है, 1950 है। अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसी की याद में हम लोग प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया करते हैं। बच्चों, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के पहले उसका एक लेखा जोखा, एक उसकी हम पूरा एक प्रारूप बनाते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं। तो जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इस समिति में 7 सदस्य थे, उनके हम नाम आपको बताते हैं कि एन गोपालास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल और फिर एम. माधव राय। मतलब पहले ये थे, फिर उनके बाद एम. माधव राव को बनाया गया। डी.पी. खेतान, ये किसकी जगह आए? टी.टी. कृष्णामाचारी की जगह डी.पी. खेतान ने ली। इन लोगों ने मिल करके संविधान का निर्माण किया। बच्चों, ये चित्र हैं, इनके माध्यम से हम आपको परिचय कराने जाते हैं। देखिए, ये हैं सरोजनी नायडू जी। बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अग्रणी भूमिका इनकी थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रहीं। यह है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा में, देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। यह हैं टी.टी. कृष्णामाचारी, प्रारूप समिति के सदस्य थे और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें ये वित्त मंत्री थे। आप हैं अबुल कलाम आज़ाद जी, प्रमुख शिक्षाविद थे और कांग्रेसी नेता थे। केंद्रीय सरकार में ये शिक्षा मंत्री रहे। आप हैं जयपाल सिंह, भारतीय यहाँ की टीम के ये प्रथम कप्तान रहे, शिक्षाविद रहे और ये झारखंड पार्टी के संस्थापक रहे। आप हैं दुर्गाबाई देशमुख,
आंध्र महिला सभा की संस्थापक थीं और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थीं। आप हैं बलदेव सिंह जी, संविधान सभा में ये मनोनीत सदस्य थे और केंद्रीय सरकार में रक्षा मंत्री रहे। आप हैं H.C. मुखर्जी और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और बंगाल के ये राज्यपाल रहे। आप हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिनको अभी हमने KM मुंशी के नाम से बताया था आपको। यह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक एवं जो सरकार थी उसमें मंत्री रहे। आप हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जनसंघ के संस्थापक। बच्चों, ये जनसंघ वही है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो ये उसके संस्थापक हैं और ये उस समय सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आप हैं जवाहरलाल नेहरू, आप जानते होंगे, यह जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। आप हैं भीमराव अंबेडकर जी, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं की देखरेख में पूरा संविधान बना और ये भारत की जो सरकार पहली थी उसमें कानून मंत्री रहे। बच्चों, अब हमारा प्रश्न है इसी से संबंधित कि संविधान निर्माण में इन नेताओं की भूमिका में आपको मेल जोल करना है। भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? ये देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? आपको बताया हमने, 1928 में भारत का संविधान बनाया था। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, इनसे मिला दीजिए। सरोजिनी नायडू कौन थी? ये संविधान सभा की सदस्य थी। बच्चों, आज हमने इस भाग में क्या क्या सीखा, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों होती है। इसको हमने विस्तृत रूप से जाना। संविधान जो हमारा है, भारतीय संविधान, उसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे चली, कैसे बना, इसको हम लोगों ने अच्छे से सीखा। संविधान सभा का क्या महत्व है हमारे लिए, संविधान निर्माण में क्या महत्व है, इसको हमने जाना और संविधान सभा के कार्य क्या हैं, इसको भी हमने जाना। अभी आपका पूरा परिचय हमने इससे कराया। बच्चों, आज का हमारा गृह कार्य है आपके लिए कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान की बाध्यता क्यों होती है, आपको इसके संबंध में लिखना है। संविधान निर्माण में संपूर्ण देशवासियों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, आपको ये अपने उसमें भाव में लिखना है। बच्चों, अगर आपको इस अध्ययन से संबंधित कुछ और सीखना है तो आप दीक्षा ऐप पर जाकर के सीख सकते हैं या हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube लिंक पर जाकर के भी आप पा सकते हैं इसके संबंध में सामग्री। बच्चों, आशा करते हैं कि आज आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।